जय हिंद मेरे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है यूनानी आक्रमण, एक सेकेंड विदेशी आक्रमण है। फर्स्ट आक्रमण हमने ईरान को देख चुके थे। ईरान के द्वारा प्रथम बार आक्रमण किया गया, देश की पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से प्रवेश कर वो अपने विदेशी के रूप में अपना नाम बना लिया है एक अधिकार के रूप में। तो कहा जाता है कि यूनानी आक्रमण जिसे हमारे सेकेंड विदेशी आक्रमण हुआ हमारे देशों पर, यहाँ के जो शासक था उसका नाम था फिलिप। शासक का नाम क्या था बाबू? फिलिप। और फिलिप जो था मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया ईरान का जगह मकदूनिया। ये मकदूनिया की शासक 359 बीसी में बना और 329 बीसी में 329 बीसी में इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद यहाँ के जो शासक बनता है उस व्यक्ति का नाम होता है सिकंदर महान। तो हम लोग इतिहास की शुरुआत यहाँ से ही करेंगे कि सिकंदर मात्र 20 वर्ष की अवस्था में यहाँ की मकदूनिया की शासक बना और वो मकदूनिया का ही सुदृढ़ नहीं किया बल्कि पूरे विश्व की सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने इच्छा जाहिर किया। और उसकी जो प्रथम गुरु था, उनका जो गुरु था, उनका गुरु का नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। क्वेश्चन आता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर का गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर ने पूरे विश्व को विजेता बनने के लिए ईरान को जीतते हुए ईरान को जीत लिया और वो देश के हमारे पश्चिमी उत्तर भाग से आते हुए उन्होंने मगध जीतने का सपना ठान लिया था कि यदि मैं मगध को जीत पाऊँ तो मैं विश्व के अनेक हिस्सों को जीत पाऊंगा। क्योंकि हमारे इस प्रांत के जो भी शासक थे सभी कमजोर थे और हमारे मगध के जो शासक उस समय था धनानंद, जो नंद वंश के अंतिम शासक था धनानंद, और चाह रहा था कि धनानंद की जो विशाल साम्राज्य है मैं उसे पतन कर लूंगा तो मैं विश्व के किसी भी क्षेत्र को मैं जीत पाऊंगा। तो चलिए सिकंदर के इतिहास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप। और फिलिप महोदय ने 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बना और 329 बीसी में उनकी हत्या कर दी जाती है। तो मात्र 20 वर्ष की आयु में सिकंदर को वहाँ की राजा बना दी जाती है और सिकंदर विश्व विजेता बनने की इच्छा जाहिर करता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इस प्रांत जो हमारी पश्चिमोत्तर प्रांत है यहाँ पे हमारी मगध है। जैसे ईरान को जीतते हुए जो गंधार वाली जो क्षेत्र है तक्षशिला, यानी कि जैसे वो खैबर दर्रा को जब पार करती है, जब इस दर्रे को पार करते हुए आते हैं तक्षशिला, तो वहाँ के शासक है अम्भी। यानी कि जो तक्षशिला के जो शासक थे उसका नाम क्या था? अम्भी। तक्षशिला के शासक कौन थे? अम्भी थे। और सॉरी लिख नहीं पाता, चलो तक्षशिला के जो शासक था उसका नाम था अम्भी। और अम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि सिकंदर की जो पैदल सेना आ रही थी, सिकंदर की जो उतनी बड़ी सेना थी, उस सेना के सामने ये हमारे जो शासक है अम्भी महोदय ने उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और पुष्कलावती के जो राजा भी थे उन्होंने भी सिकंदर के सामने अपने ठेवना अपना पटक दिया। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि एक क्षेत्र को जीतते हुए उन्होंने जो क्षेत्र है पंजाब वाले क्षेत्र, झेलम और चिनाब नदी के दबाव में जो पंजाब बसा हुआ था, वहाँ के जो सबसे प्रतापी शासक था उसका नाम था पोरस। कौन नाम था? पोरस। अम्भी के समान नहीं सोच पाया। उन्होंने सोचा कि मैं इनकी सामना करता हूँ क्योंकि इनके अंदर वो वीरता थी, इनके अंदर वो ताकत थी कि अपने ताकत के बल पर सिकंदर की सेना को झेलम नदी को पार करने से माना कर रही थी। लेकिन इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम होता है वितास्ता का युद्ध, या तो झेलम का युद्ध, या तो उसी झेलम को, वही झेलम नदी को यूनान में हाइडे स्पीच कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि झेलम का युद्ध किनके बीच हो पाया? तो सिकंदर और पोरस के साथ हुआ था। सिकंदर और किसके साथ? पोरस के साथ हुआ। इसी को बोला जाता है हाइडे स्पीच। हाइडे
स्पीच का युद्ध कहा जाता है, इसी को बोला जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि पोरस एक प्रतापी शासक थे जो सिकंदर की सेना को आने से रोक रहा था, क्योंकि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में हमारे देश की प्रांत में प्रवेश कर रही थी। तो पोरस अपने प्रयासों में असफल रही और सिकंदर महान जीत जाती है। लेकिन सिकंदर जीतने के बाद भी पोरस की वीरता को सम्मान करते हुए उन्होंने अपनी जो क्षेत्र जीता उस क्षेत्र को वापस लौटा देती है और वो अपना ध्यान कहाँ लगाती है, मगध, जो व्यास नदी को पार करने सोचता है। लेकिन व्यास नदी तक आते आते जो भी सिकंदर महान की जो सेना थी वो सभी ने असफल हो गए, उन्होंने डर गए, उन्होंने व्यास नदी को पार करने से माना किया और 325 BC में उनकी सेना वापस लौट गई। उनकी जब सेना वापस लौट जाती है, वापस लौटने का कई कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य इंपॉर्टेंट हम 2 कारण बताते हैं। पहला कारण ये भी था कि यूनान की जो मौसम थी जो यहाँ के मौसम से के अनुकूल नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनकी वो दिक्कतें आई। दूसरा कारण ये भी था कि जो मगध के जो शासक था, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, जो काफ़ी प्रतापी शासक थे और काफ़ी धनवान थे, तो उन्होंने सोचा कि एक पोरस जैसा प्रतापी शासक को सामना करना हमें इतना महंगा पड़ा, तो वो तो भाई मगध का ही साम्राज्य है, तो इस साम्राज्य से भी उन्होंने डर पाए। लेकिन जब व्यास नदी को पार करने में जब सिकंदर असफल रहा तो अपने वापस लौट गया, यानी कि 325 BC में सिकंदर क्या होती है, वापस लौट जाती है। और 19 महीना तक, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सिकंदर ने भारत कितने महीनों तक रहा, तो 19 महीना तक सिकंदर हमारे देश के अंदर रहने का कार्य किया। लेकिन 323 BC में सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो मृत्यु का जो जगह का नाम है बेबीलोन, वो जगह का नाम क्या है, बेबीलोन में क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे वो मृत्यु होती है तो सिकंदर की जो सपना क्या होती है, समाप्त हो जाती है। उन्होंने विश्व विजेता नहीं बन पाया, जो उनकी सपना था विश्व विजेता बनना, उनकी सपना पूरा नहीं हो पाया। इन्हें कहा जाता है कि जब सिकंदर 325 BC में इनकी सेना वापस लौट रही थी, इनकी सेना 2 गुट में बट गई थी। एक था जो जलीय मार्ग के द्वारा गया, एक स्थलीय मार्ग के द्वारा। जलीय मार्ग के जो भी सेना था वो नियार्कस के नेतृत्व में चला गया, और स्थलीय भाग की जो सेना थी जो सिकंदर अपने नेतृत्व में रख पाया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सिकंदर महान सिकंदर की जो सेना थी कितने भाग में बट गई, तो 2 भाग में। एक को बोलते हैं नियार्कस के नेतृत्व में जो गया जलीय भाग जल के द्वारा, और बाकी किन के द्वारा गया, स्थलीय भाग के द्वारा। यानी कि यहाँ पे पंजाब वाले जो भी क्षेत्र था, जो भी भारत के भीतर जो भी क्षेत्र जीता, वो सिल्यूकस निकोटर के नेतृत्व में वो क्षेत्र को छोड़ दिया गया। और सिल्यूकस निकोटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक लड़ाई होती है, तो मैं वहाँ से बात करूँगा। 305 BC में लड़ाई होती है, तो मौर्य वंश की क्लास में उस चीज़ को बताएंगे। तो चलिए आज की हमारी क्लास है जो हम लोग सिकंदर महान के बारे में समझ चुके हैं। नहीं, पहला हमने एक बार पूरे चीज को इंटायर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि यूनानी आक्रमण हमारे देश की द्वितीय आक्रमण थी। प्रथम आक्रमण क्या था, ईरान था। सेकंड आक्रमण किनके द्वारा हुआ, यूनानियों के द्वारा किया गया। फिलिप वहाँ की शासक थी जो दुनिया के शासक था। जो 359 BC में राज गद्दी पर बैठे और 329 BC में हत्या कर दी जाती है, और सिकंदर वहाँ के क्या होते हैं, राजा बन जाते हैं। मात्र 20 वर्ष की आयु में इनके पिता फिलिप थे और इनकी जो गुरु अरस्तु, और इनकी पत्नी का नाम रैक्सिको है। तो कहा जाता है कि मात्र 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर का राजगद्दी ग्रहण कर लेती है, और 327 BC में भारत जीतने के लिए वो निकल पड़ते हैं। और 326 BC में सिकंदर महान भारत में प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, भारत में प्रवेश कर जाते हैं। और 325 जैसे जब आते हैं तो सबसे पहले खैबर दर्रा को पार करते हैं, तो सबसे पहले तक्षशिला पहुंचते हैं, और तक्षशिला के जो शासक था अम्बी उनके आत्मसमर्पण कर पाता है। उसके बाद अम्बी के सहयोग से वो झेलम और चिनाब नदी को पार करना चाहती है। तो वहाँ पे पोरस जैसे प्रतापी शासक थे, उन्होंने उसका सामना किया। पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध होता है उस युद्ध का नाम होता है झेलम का युद्ध, या तो उसे बोलते हैं विदास्ता का युद्ध, या तो हाइड स्पीच का युद्ध कहते हैं।
और उनकी वीरता के कारण जीते हुए क्षेत्र को पोरस को वापस कर दी जाती है और ब्यास नदी की ओर उनका ध्यान चला जाता है। ब्यास नदी को पार करने में उनकी सेना असमर्थ होती है, तो सिकंदर 325 BC में वो बाहर मतलब कि देश मतलब 325 BC में वो वापस लौट जाते हैं और लौटते क्रम उनके बेबीलोन में क्या होती है 323 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें सिकंदर के इतिहास को समझ पाया। इनका जब वो क्षेत्र इनका प्रभाव को देखें कि जब हमारे देश के ऊपर यूनानी आक्रमण किया गया तो उसकी प्रभाव क्या थी। तो प्रथम प्रभाव आता है कि इस समय गंधार शैली का विकास होती है। जो आप देखते होंगे बौद्ध धर्म में बहुत सारे जो भी भवनों का निर्माण किया गया वो सब गंधार शैली में ही किया गया था। तो गंधार शैली का जो निर्माण नींव रखी गई तो यूनानी आक्रमण के द्वारा किया गया। दूसरी प्रभाव देखा जाए तो जो भी विजित क्षेत्र जो भी था उसे वो दो भाग में बांट दिया गया था। एक को बोला गया नगर निकाय और दूसरे को अपने जो घोड़ा का नाम था उर्फेला के नाम पर एक नगर बसाया गया और देश के बाहर एक सिकंदरिया नाम का नगर बनाया गया। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज की हमारी जो क्लास था यही थी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मौर्य काल की इतिहास और उसके पीछे घनानंद जो नंद वंश का जो इतिहास है उन दोनों को देखते हुए हम लोग मौर्य वंश की स्थापना कर लेंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।